लेकिन चित्रा जी, ये जनता लेकिन का चित्रा है, जी, ये चित्रा परिवार जी, का चित्रा तो है जी, नहीं। यही खेल तो कांग्रेस ने भी किया हुआ है। आज की स्थिति में क्या विपक्ष ये सवाल उठा सकता है सरकार पर, क्या सरकार पर विपक्ष ये सवाल उठा सकता है कि आप तो रेवड़ियां बांट रहे हैं? क्योंकि ये सारे वादे तो आपकी पार्टी की तरफ से भी किए गए और कई सारी ऐसी जगह है कि जहां पर आपकी पार्टी की सरकार को उन वादों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। साहिल जी, मुझे जरा अनइंटरप्टेड वक्त दीजिएगा जरूर। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि 20 साल तक शोषण बेकाबू करने के बाद अब चुनावी दौर में सुशासन बाबू की जो तमगा लेने के लिए नीतीश बाबू बहुत बेकरार है और इसी के चलते ये जो लुभावने सपने वो दिखा रहे हैं और जिस जेनजी की बात राहुल जी ने करी थी आज की वो संविधान बचाएंगे, उसको एकदम से उसका नाम सुनते के साथ ही एनडीए पूरी तरीके से एकदम तिलमिला गई है। मैं आपको बिहार के संदर्भ में कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि बिहार में 32.5% जो पॉपुलेशन है वो सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो बिहार हमारे देश के अंदर सबसे यंगेस्ट स्टेट है, लेकिन विद द ओल्डेस्ट लीडरशिप है। आज जो जेनजी की हम बात कर रहे हैं, आप जो बताइए कि टेक सेवी है, एम्बिशियस है, उसके अपने सपने हैं, बिहार के अंदर आपने कहीं देखा कि उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो जेनजी के जो सपने हैं वो पूरे करने लायक हैं? मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे सेफ सिटीज का जो मिशन था इनका, उसमें ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। स्मार्ट सिटीज का इनका जो मिशन था उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। दरभंगा में अभी पिछले साल ही एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन्होंने ओपन किया जिसमें से दो कंपनीज ओपन हुई, वो भी 455 एकड़ लैंड में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन्होंने ओपन किया। बैंगलोर में जब सबसे पहला टेक्नोलॉजी पार्क ओपन हुआ था, मैं जरा आपको टॉपिक पे लाना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पॉलिटिकल विल की मैं टॉपिक पे ही हूँ, मैं टॉपिक पे ही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि बिहार के अंदर पलायन जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार की जितनी भी नीतियां थी वो आज तक जो उन्होंने निकाली थी वो सब फेल हो चुकी है। यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार आपके घोषणा पत्र में मुफ्त वाला वादा होगा या नहीं होगा? मेरा सवाल आपको पहले से एक ही रहा है कि आपके घोषणा पत्र में मुफ्त वाला वादा होगा या नहीं होगा, क्योंकि एनडीए तो एक साझा घोषणा पत्र निकालने वाला है। आपका और आरजेडी का तो अलग अलग आएगा। माई बहन योजना में हम 2,500 रुपए, माई बहन योजना में हम 2,500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। अब देखिए, कर्नाटक में आपने यही घोषणाएं की, वहां पर 22.7% आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है आपके जीएसडीपी के सामने। हिमाचल प्रदेश में आपने यही घोषणाएं की, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ओपीएस की घोषणा आपने की थी, ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। 44% जीएसडीपी के सामने आपके पास लायबिलिटीज नजर आ रही है। तेलंगाना में भी आपको यही चीजों का सामना करना पड़ रहा है। आप जो घोषणाएं कर रही है, क्या चुनाव के बाद आप उसको पूरा कर पाएगी? इसका भी ख्याल रखना होगा ना कहीं ना कहीं। यस, मैं आपको वही बता रही हूँ, महाराष्ट्र का फिस्कल डेफिसिट इस देश का सबसे ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है। और मैं आपको याद दिला दूं कि अजीत पवार ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि लाड़की बहन योजना तो उनके गले की हड्डी बन चुकी है। महाराष्ट्र में लायबिलिटीज 15% के ऊपर नहीं है, हिमाचल प्रदेश में वो 22% तक जाकर पहुंची है। 3% और बढ़ेगी तो 25% की मियाद भी पूरी कर पाएगी और आरबीआई के लक्ष्य में आ जाएंगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। यह भी आपको पता है। 40% लायबिलिटी तो यहाँ पे बिहार में ऑलरेडी है। 40% फिस्कल डेफिसिट लायबिलिटी ऑलरेडी बिहार में चल रही है। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या जो भी इनकी स्कीम्स थी वो फेल हो चुकी है। इस वजह से ही हमें जो है यहाँ पे माई बहन योजना में हमने 2500 रुपए देने का बात किया है और युवाओं के लिए पार्टी कोई भी हो, कैंपेन किसी का भी हो, सरकार किसी की भी हो, आखिरकार अब ये चुनाव जीतने का टूल किट बन चुका है। टूल किट आज की तारीख में बहुत ही चर्चा वाला शब्द हो चुका है। इसके लिए टूल किट बन चुका है कि आप मुफ्त की योजनाएं लेकर आओ, आप डायरेक्ट ट्रांसफर की योजनाएं लेकर आओ, जो स्कीम्स पहले से चल रही है उसके पैसे बढ़ाओ और चुनाव जीत जाओ। और ये हमेशा कारगर नहीं होता है। तेलंगाना में हमने देखा कि वो बीआरएस को जीत नहीं दिलवा पाया, वाईएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश में जीत नहीं दिलवा पाया, ओडिशा में नवीन पटनायक को जीत नहीं दिलवा पाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए साहिल, ये जो जिस टूल किट का आप नाम ले रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। जब उनको सामने हार दिखाई पड़ती है
तब वो इस टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा ये अनायास नहीं है कि 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बुंदेलखंड में होते हैं तो कहते हैं कि ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये रेवड़ियां वर्तमान पीढ़ी का भविष्य चौपट कर देंगी, उनको अंधेरे की तरफ लेके जाएंगी। ये देश के लिए, देश के विकास के लिए बहुत नुकसानदेह, खतरनाक स्थिति है। लेकिन वही 2024 आते आते वो रेवड़ियों की बात शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र के अंदर होती है, और रेवड़ियों की एक तरीके से बरसात हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है, सब करते हैं उसको, क्योंकि कोई चुनाव हारना नहीं चाहता। तो अगर बिहार के अंदर हो रहा है तो उसमें मुझे हैरानी की बात नहीं, लेकिन बिहार के अंदर क्यों हो रहा है? अभी हमारे मित्र राजीव रंजन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। नहीं, लेकिन आशुतोष, बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको याद होगा कि जनवरी महीने में जब हम इसके बारे में चर्चा करते थे, तब यहां पर साफ शब्दों में कहा जाता था कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी कहते थे, तब यह कहा जाता था। मैं 3 आंकड़े खाली आपको देना चाहता हूं, क्यों यह बात कही जा रही। आपको जान के हैरानी होगी, और महाराष्ट्र के लोगों को यह बात सुननी चाहिए कि बिहार में सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 50,000 रुपए प्रति माह से ऊपर है। सिर्फ 4%। आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पर गरीबी बिहार के अंदर है। सिर्फ 6.47% लोग ग्रेजुएट हैं। सिर्फ 95.49% लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है, 3 व्हीलर भी नहीं, 4 व्हीलर भी नहीं। लगभग 96%। सिर्फ 0.11% लोगों के पास ट्रैक्टर है। 0.11। बिहार मूलतः एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है। यह है बिहार का डेवलपमेंट पिछले 20 साल का। तो इस पर तो वोट मिलने वाला नहीं है, आपको रेवड़ियां बांटनी पड़ेगी। और यह बात हमारे मित्र राजीव रंजन जी को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हालांकि वो बहुत अच्छी तरीके से बातें करते हैं, मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ दूसरे प्रवक्ताओं की तो बात अलग कर दी जो गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं। ये आंकड़े जो हैं कि जब बिहार जैसे राज्य के अंदर, जिसके पास पाटलिपुत्रा की संस्कृति रही हो, जो भारत की गरिमामय विरासत का इतिहास रहा हो, वहां सिर्फ 4% लोग प्रतिमाह 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। आप सोच सकते कितने बड़े पैमाने पर वहां गरीबी है, कितने बड़े पैमाने पर है। और ये कास्ट सेंसस का डेटा, मेरा डेटा नहीं, नीतीश कुमार का डेटा लेकर के कई भ्रामक आंकड़े अभी कांग्रेस की प्रवक्ता रख रही। देखिए, हम लोगों ने फिस्कल मैनेजमेंट क्या किया है, ये जो आपका फिस्कल हेल्थ का इंडेक्स है उसे देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो कांग्रेस या नॉन एनडीए रूल्ड स्टेट्स है, सबसे बुरी तस्वीर है। और बिहार जो एफएचआई का जो स्कोर है ये 27.8 है और हमारा रैंक 13 है। देखिए, जो भयावह तस्वीर ये बताने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं आशुतोष जी को ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि बिहार के बारे में नजरिया बदलिए। जो आंकड़े भी आप दे रहे हैं ना, ये आंकड़े भी हमने ही आपको जाके सर्वे के जरिए उपलब्ध कराए, और ये साफगोई के साथ ये स्वीकारा है कि किन किन क्षेत्रों में क्या कुछ किया जाना है। लेकिन अगर ये सर्वे 2005 में हुए होते तो बिहार के बारे में आप ये कह नहीं पाते। और ये फॉर्मूला चलना नहीं है कि 1% लोगों के पास 40% इस देश की संपदा है। ये कहानियां लगातार हम लोग सुनते रहते हैं। ये आंकड़े बेहद आकर्षक लगते हैं बोलने में। इन आंकड़ों का इस्तेमाल हम लोग जब अलायंसेस बदलते हैं तो हम लोगों ने भी किया है। लेकिन आशुतोष जी, बिहार का जो बदलाव है ना, वो जमीन पर देखिए। और कम से कम आशुतोष जी, आपके अंदर हमारी बाध्यता हो सकती है, आपके अंदर अंध विरोध की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिहार में बदलते हुए बिहार को जाकर के देखिए, महसूस कीजिए। जो बयार बह रहा है ना, कब जा रहे हैं बिहार तो आपको समझ में आए कि बिहार देखिए राजीव जी से बात आसानी से आप लोगों ने कह दिया 10,000 रुपए। लेकिन मैंने आपको जीविका के मॉडल पर मैंने कहा आप शोध कराइए। शोध हो रहे हैं कि ये जीविका का मॉडल कैसा काम कर रहा है। देखिए साहिल, वो तो दिख ही रहा है। साहिल महिलाओं को इसकी जरूरत है, वो दिख ही रहा है। मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर था, लेकिन आशुतोष जी आप जवाब दीजिए। साहिल, मैं कब जाएंगे बिहार? राजीव जी की साफगोई को लेकर मैं उनकी कद्र करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं। कम से कम उन्होंने ये मान लिया कि बिहार में सिर्फ 4% लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा प्रतिमाह कमाते। मतलब ये आंकड़े राजीव मैंने आपको बीच में नहीं टोका। राजीव जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। तो हमने आपको दिए। हाँ, तो मैंने आपको बीच में नहीं टोका।
और ये आत्म स्वीकारोक्ति मुझे अच्छी लगती है कि कम से कम बिहार में राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि 20 साल में शासन में रहने के बावजूद भी सिर्फ 4% लोग 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। सिर्फ 4% लोग 50,000 से ज्यादा। नहीं, राजीव जी मैंने आपको बीच में नहीं टोका। अरे मैंने आपको नहीं टोका सर। आप लगातार जो काम करेंगे, जरा एक मिनट जरा अमिताभ तिवारी जी से भी एक बार आखिर में लेना है, क्योंकि उन्हीं का सर्वे हम बीच में दिखा रहे थे, जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि आखिरकार मुद्दा तो चुनाव का बन के रह गया है अमिताभ तिवारी। और जिस तरीके से आपने सर्वे में देखा, क्या एंटी इनकम्बेंसी को काटने का ये एक ही तरीका रह गया है आज की स्थिति में, और इसका असर भी पड़ता है क्या? हमने देखा है कि इसका असर पड़ता है, लेकिन हर जगह नहीं पड़ता है। क्या बिहार में यह स्थिति पैदा हो गई है कि इसका असर हो सकता है? देखिए, लार्जली 5 वोट ब्लॉक्स हैं जिनके लिए स्कीम्स अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। उसमें युवा, किसान, महिला, सीनियर सिटीजन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सारे स्कीम्स जो आप बता रहे हैं लार्जली इन्हीं 5 वोट ब्लॉक्स के इर्द गिर्द है। अब पिछली बार भी चुनाव कांटे का था और इस बार अक्रॉस सर्विस 5 वोट ब्लॉक्स, और इस बार भी कांटे की टक्कर है। अब विपक्ष ने बहुत सारे प्रोमिसेस करी हैं, और कुछ भी कह लें हम, उसमें इश्यूज होंगे, लेकिन कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में कुछ स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन उन्होंने कर दिया है। देखिए, सरकार जो है वो वादा नहीं कर सकती, उसको डिलीवरी पे आंकती है पब्लिक, जबकि विपक्ष वादा कर सकता है। जितने भी स्कीम्स आप बता रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो स्कीम है जिसका फिस्कल इम्पैक्ट होगा वो है महिला रोजगार योजना का, जो लगभग 2 करोड़ महिलाओं को 10,000 का, आप एक तरह से कह सकते हैं सीड कैपिटल, उनको अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार एक मदद कर रही है। 20,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। बिहार का तो बजट ही टोटल लगभग 3,17,000 करोड़ का है। 55,000 लगभग बोरोइंग्स है, इसमें से 22-23,000 हर साल बोरोइंग्स का रीपेमेंट होता है। तो अब ये एग्जिस्टिंग स्कीम से पैसा निकलेगा या इस पैसे के लिए बोरोइंग होगी, उसका इंपैक्ट जब नेक्स्ट बजट आएगा हमको रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट में दिखेगा। देखिए, एमपी में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में, ये 4 चुनाव लगातार हम देख रहे हैं। अगर दिल्ली छोड़ दें तो 3 चुनाव लगातार जहां पर महिला वोट बैंक से रिलेटेड एक कैश इनकम स्कीम की अनाउंसमेंट हुई और पासा पलट गया। एमपी में बीजेपी बहुत बड़े नंबर से आई, महाराष्ट्र में किसी ने सोचा भी नहीं था कि 75% ऑफ सीट्स जीत जाएगी, और झारखंड में विपक्ष भी चुनाव जीता क्योंकि वहां पर उसने 3 महीने महिलाओं को। यही बात है कहीं ना कहीं जिसका जिक्र अमिताभ तिवारी कर रहे थे। मेरा समय खत्म हो रहा है कि 5 जो तबके हैं उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जाती है, और वो हर राजनीतिक पार्टी करती है। लेकिन ये करते करते, जिस तरीके से आरबीआई ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आगे वाली पीढ़ी को हम कर्ज में डुबा देंगे, क्या इस तरीके के चुनावी वादों की वजह से, या इस तरीके के चुनावी जुमलों की वजह से, या सरकार में रहते हुए इस तरीके की रेवड़ियां बांटने की वजह से, क्या इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा? क्या इससे राज्य की समस्याएं हल होगी?